Hello friends, welcome to my channel Gyanasray. On this journey of knowledge, today we are going to discuss about a very important topic of English grammar, that is article. Friends, this video is specially meant for the aspirants of upcoming Uttarakhand Combined State Junior Engineer Service Exam 2023. दोस्तों, यूकेपीएससी के एग्जाम में यूज ऑफ आर्टिकल्स इस टॉपिक को 100 में से 5 नंबर का वेटेज दिया गया है। एक ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें 0.25 नंबर भी मेरिट को आगे पीछे करने की क्षमता रखता है, उसमें 5 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तथा इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि 1 नंबर भी हमारा इस टॉपिक में से छूट न जाए। दोस्तों, आर्टिकल्स के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल को कुछ लोग डिटरमाइनर की श्रेणी में रखते हैं और कुछ लोग इसे एडजेक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। कुछ विद्वान इसे एडजेक्टिव की श्रेणी में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये हमेशा किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। यह संज्ञा की कौन सी विशेषता बताता है, यह हम देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। 2 प्रकार के आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं? एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि डेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित और इनडेफिनिट का अनिश्चित। तो यह संज्ञा की इन्हीं 2 क्वालिटियों, इन्हीं 2 गुणों को दर्शाता है कि वह संज्ञा निश्चित है अथवा अनिश्चित है। जब संज्ञा वह नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह अगर डेफिनिट होती है तो हम डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, और जब वह इनडेफिनिट होती है, अनिश्चित होती है, तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सरल शब्दों में इसे इस प्रकार भी समझाया जा सकता है कि आर्टिकल एक तरीका है जो कि सुनने वाले को अथवा पढ़ने वाले को यह बतलाता है कि वह जो संज्ञा है वह विशिष्ट है या अविशिष्ट है, वह स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। आर्टिकल्स के रूप में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे केवल 3 हैं, ए, एन और द। ए और एन ये दोनों ही इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और द डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। वी कॉल द डेफिनिट आर्टिकल। द कैसा आर्टिकल है? डेफिनिट आर्टिकल है, यानी कि जिस भी संज्ञा के आगे द लग जाता है यह उसकी निश्चितता को प्रदर्शित करता है, और ऐसा हर कोई आर्टिकल जिसके आगे ए या एन लगा होता है उससे स्पष्ट होता है कि यह संज्ञा, वह नाउन जिसके बारे में यह आर्टिकल बता रहा है, अनिश्चित है। आर्टिकल हालांकि केवल 3 होते हैं, छोटे शब्द होते हैं, लेकिन फिर भी यह इंग्लिश भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आर्टिकल को जैसे मैंने बताया कि एडजेक्टिव कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बदलाव लाते हैं या हमें नाउन के बारे में कुछ समझाने का प्रयत्न करते हैं। क्या समझाने का प्रयत्न करते हैं? कि वह नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह निश्चित है अथवा अनिश्चित है। आर्टिकल हमेशा जिस संज्ञा के बारे में हम बात कर रहे हैं उससे पहले आते हैं। यह आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल ए, एन, द और प्लस नाउन इस रूप में होते हैं। इसके अलावा नाउन से पहले कुछ अन्य एडजेक्टिव या एडवर्ब भी लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए आर्टिकल्स में आर्टिकल और इसके बाद कोई एडवर्ब इस अथवा एडजेक्टिव और इसके बाद नाउन, इस क्रम से भी हम आर्टिकलों को देख सकते हैं। तो आर्टिकल के स्थान या तो नाउन से ठीक पहले या नाउन के पहले उसका कोई एडजेक्टिव और उससे पहले आर्टिकल। आर्टिकल जैसे एन एप्पल, एन एप्पल, यहाँ पे एप्पल नाउन है
और उसके ठीक पहले आर्टिकल लग गया है। अगर इसी जगह पर मैं लिखूं कि ए स्वीट एप्पल, ए स्वीट एप्पल यानी कि एक मीठा सेब, तो यहाँ पे एप्पल नाउन तो वही है, लेकिन उससे पहले उसका एक एडजेक्टिव लग चुका है, तो उससे पहले आर्टिकल आया है। या फिर ए राउंड स्वीट एप्पल, ए राउंड स्वीट एप्पल, तो यहाँ पे राउंड जो है यह स्वीट को भी क्वालिफाई कर रहा है। या इसकी जगह पे हम एक एडवर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए वेरी स्वीट एप्पल, ए वेरी स्वीट एप्पल। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल की जो पोजीशन है वह नाउन से ठीक पहले अथवा नाउन से पहले आने वाले एडवर्ब अथवा एडजेक्टिव से पहले आता है। दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके हैं कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। इसमें ए और एन ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल या अनिश्चित आर्टिकल कहलाएंगे, और द डेफिनिट आर्टिकल या निश्चित आर्टिकल कहलाएगा। ए एन का उपयोग हम एक ऐसी वस्तुओं के नाम के लिए, ऑब्जेक्ट्स क्योंकि संज्ञा है, जो कि स्पेसिफिक नहीं है, जो विशिष्ट नहीं है, या ऐसी चीज जो कि बहुत सारों में एक है। जैसे जब हम कहते हैं कि आई नीड ए फोन, तो फोन कोई ऐसा विशिष्ट यहाँ पे पता चल रहा है कि फोन विशिष्ट नहीं है। हमें कोई भी फोन, आई नीड ए फोन, मुझे कोई भी फोन चलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लो कि विशिष्टता है, हम आईफोन 15 की बात कर रहे हैं, हमें वही चाहिए, आईफोन 15 चाहिए, तो अब यहां पर हम आई नीड द आईफोन, द फोन, क्योंकि हमें यहाँ पे फोन की विशिष्टता हमारे दिमाग में पहले से पता है कि हमें यही फोन चाहिए, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे और हमारे पास ये है भी। तो जब हम किसी से मांगेंगे तो मुझे वही वाला फोन चाहिए, निर्दिष्ट हमने कर दिया कि हमें आईफोन 15 ही चाहिए। तो ये फर्क है किसी चीज के निर्दिष्ट होने में, विशिष्ट होने में और अविशिष्ट होने में, स्पेसिफिक होने में और अनस्पेसिफिक होने में। वहीं पे जो द है, द का स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए अभी जैसे हमने बात किया कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि कैन यू गिव मी द बुक। अब यहाँ पे क्या लगा है आर्टिकल द, ये बुक क्या हो गई, अब ये बुक कोई भी बुक नहीं चाहिए उसे, उसने द लगा दिया है। अगर लिखने वाले ने या बोलने वाले ने द का उपयोग किया है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब यह बुक कोई भी बुक नहीं है, यह निश्चित ही कोई विशिष्ट बुक है। और उसकी विशिष्टता कैसे है कि ऑन द टेबल, वह जो बुक जो टेबल के ऊपर है वही बुक चाहिए। ए और एन ये हम जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उस पैराग्राफ में जब किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसी नाउन के बारे में हम जब पहली बार बताना चाह रहे हैं, तो उस समय वह विशिष्ट नहीं है। जब हम पहली बार किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस समय वह विशिष्ट नहीं रहता है, लेकिन जब हम उसके बारे में बताने लग जाते हैं तो आगे आने वाले लाइनों में, आगे आने वाले वाक्यों में वह विशिष्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब हम पहली बार किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ए का उपयोग करते हैं, और एक बार हम उसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, उसको हम सुनने वाले को अथवा पढ़ने वाले को बता चुके हैं कि हम उस वस्तु विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बाद हम उसके लिए द का उपयोग करेंगे। जैसा कि इस उदाहरण में देखा जा सकता है कि आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। अभी हमें मूवी के बारे में पता नहीं है, ना तो सुनने वाले को और ना ही पढ़ने वाले को इस बारे में अंदाजा है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने पहले नॉन डेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया। आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी पिछली रात देखी। लेकिन जब हम मूवी को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, अब हम बता चुके हैं, तो अब हम इसके लिए द का उपयोग कर सकते हैं। द मूवी इज बेस्ड ऑन ए रियल लाइफ इंसिडेंट। वह जो मूवी थी, अब कौन सी मूवी, वो मूवी जो मैंने पिछली रात देखी। तो इसीलिए अब ये निर्दिष्टता आ गई, उसमें विशिष्टता आ गई है, वह स्पेसिफिक हो चुका है।
वह डेफिनेट हो चुकी है मूवी। कौन सी मूवी? जो हमने पिछली रात देख चुके हैं। तो उस मूवी के लिए अब हम ए और एन का इस्तेमाल न कर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि द मूवी इज बेस्ड ऑन ए रियल लाइफ इंसिडेंट। वह मूवी किस पर आधारित थी? एक सत्य घटना पर आधारित थी। तो इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि ए और एन, अब ए और एन हम हमेशा दो को एक साथ लिख रहे हैं, तो इनका उपयोग कहां, कब और कैसे होता है, इसके बारे में कुछ नियमों को हम देखेंगे। पहला नियम है कि ए मस्ट बी यूज्ड बिफोर वर्ड विच बिगिन विथ ए वाउल सिंबल प्रोनाउंस्ड विद द सेम साउंड एज द वाई और डब्ल्यू लाइक साउंड्स। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ए और एन का जो वर्गीकरण किया जाता है, ए और एन, ए का उपयोग ऐसे शब्दों, ऐसे नाउनों के आगे किया जाता है जिनका उच्चारण व्यंजन से शुरू हो रहा हो, जिनका उच्चारण व्यंजन स्वर से शुरू हो रहा हो। अभी हमने इससे पहले की वीडियो में हिंदी वर्णमाला के बारे में विचार किया था, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें विस्तार से हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के भेद को बताया गया है। तो जो भी नाउन जब हम उसका उच्चारण करते हैं, यदि वह व्यंजन स्वर से शुरू हो रहा है तो उसके आगे हम ए लगाते हैं, और ऐसा हर कोई नाउन जो कि स्वर से शुरू हो रहा हो, यानी कि वावल से शुरू हो रहा हो, उसे हम एन। इसी क्रम में दूसरा नियम है कि समटाइम्स एन इज फाउंड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द लेटर एच। अब एच इंग्लिश भाषा में कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। इंग्लिश भाषा की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश भाषा में ए, ई, आई, ओ तथा यू, इन पांचों को वावल कहा जाता है, और इनके अलावा सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ये पांचों स्वर कहलाते हैं और इनके अलावा सारे ही व्यंजन कहलाते हैं। तो चूंकि इंग्लिश भाषा में आपने देखा होगा कि हमेशा वह शब्द जिस लेटर से, इंग्लिश के जिस अल्फाबेट से वह शुरू होता है, आवश्यक नहीं है कि उसका उच्चारण भी उसी स्वर से हो रहा हो या उसी अल्फाबेट के, जो अल्फाबेट वह जिस ध्वनि को दर्शाता है उसी ध्वनि से शुरू हो रहा हो। ऐसे बहुत से शब्द आप जानते हैं, जैसे नॉलेज, KNOWLEDG, तो यहाँ पे जो के से शुरू हो रहा है उसे हम साइलेंट मान लेते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, नाइफ, ऑनर, आवर, ऑनेस्ट। तो इन सारे शब्दों में जो पहला अक्षर है, जो पहला अल्फाबेट है, वह साइलेंट है। तो इसीलिए हम हमेशा जब ए और एन का उपयोग करेंगे तो केवल शब्द की संरचना पर नहीं जाएंगे, उसकी स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि उसके उच्चारण पर ध्यान देंगे। उस शब्द को उच्चारित करते समय वह शब्द व्यंजन से शुरू होता है अथवा स्वर से, इसी के आधार पर ए और एन का चयन करेंगे। ए व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले नाउनों के लिए और एन स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले नाउनों के लिए। तो यदि कोई, जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया है कि आवर, अब यहाँ पे ये शुरू तो एस से हो रहा है, लेकिन इसका जो हम उच्चारण करते हैं तो आ से शुरू करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि चूंकि आ एक स्वर है तो इसके आगे एन ही लगेगा। एन ऑनर, ये भी एस से शुरू है, परंतु इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो ऑनर, सम्मान। एन एयर, उत्तराधिकारी। इसी प्रकार तीसरा नियम है कि वी यूज एन, हम एन का इस्तेमाल करते हैं कहां पर? बिफोर एब्रिविएशंस, जो भी जिनको हम शॉर्टकट कर देते हैं, जैसे जो कोई शब्द है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब यहाँ पे हालांकि ये नियम अलग से दिया गया है, लेकिन अगर आप केवल मेरी इस बात को समझ गए हैं कि वह सारे शब्द जो कि स्वर ध्वनि से उच्चारित किए जाते हैं उनके आगे एन लगेगा, और जो व्यंजन ध्वनि से उच्चारित किए जाते हैं
उनके आगे ए लगेगा, तो ये सारे ही नियम उसमें निहित हो जाते हैं। अब आप जब इसको बोलेंगे तो एम ए से शुरू हो रहा है, एम ए, तो इसके आगे जब ये स्वर से ए स्वर है तो एन एम ए, एम एस सी, एम बी बी एस, एम एल ए, एम पी, ये जितने भी मैंने आपको बताए ये सारे ए से शुरू हो रहे हैं। लेकिन जब हम इनका फुल फॉर्म अगर यूज करने लग जाएं तो मास्टर ऑफ आर्ट्स ये मौ से शुरू हो रहा है, जो कि एक व्यंजन है, तो इसके आगे ए लगेगा, ए मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसी प्रकार चौथा नियम है ए और एन मस्ट बी यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन। इसको आपको जरूर ध्यान रखना है कि कभी भी ए और एन का इस्तेमाल प्लूरल के लिए नहीं होता है। जब बहुवचन हो जाता है तो वहां पे हम ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसका देखो मुख्य कारण क्या है कि जब आप शाब्दिक अर्थ में जाएंगे ए मतलब एक होता है, तो जायज सी बात है कि इसका इस्तेमाल हम प्लूरल के लिए नहीं कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल बिफोर ए सिंगुलर नाउन, एक वह उस नाउन के बारे में, उस नाउन के लिए ही इसका उपयोग होगा जो एक वचन होगा। स्टैंडिंग फॉर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि दैट कैन बी काउंटेड, उसकी गणना भी की जा सकनी चाहिए। जैसे हम बात करें कि पेन, एक पेन, दो पेन, 10 पेन, आप गणना कर सकते हैं। तो पेन जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के आगे यदि वह सिंगुलर है तो हम ए अथवा एन का इस्तेमाल करेंगे। परंतु एक ऐसा नाउन जो कि अनकाउंटेबल है, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जैसे मिल्क, दूध, कभी हम गिनती करते हैं एक दूध, दो दूध, ऐसा नहीं होता है। दूध अनकाउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार से पानी, चीनी, इस प्रकार के जितने भी नाउन हैं ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं और इनके आगे ए या एन का उपयोग नहीं होता है। ए और एन मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी कि जो व्यवसाय होता है, ए लॉयर, एन इंजीनियर, ए डायरेक्टर, एन एडिटर, ए टीचर, इसी प्रकार से। छठा है व्हेन यू मीन ए टिपिकल एग्जांपल, जब हम किसी चीज का एक विशिष्ट उदाहरण दे रहे हो तो वहां पे भी हम ए और एन का इस्तेमाल लगा सकते हैं। जैसे ए कैट ड्रिंक्स मिल्क, हम उदाहरण दे रहे हैं कि एक बिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं कि ए कैट ड्रिंक्स मिल्क, दूध पीती है। इसी प्रकार सातवां नियम है कि सच जहां आ जाता है, अब इसको आप ध्यान रखेंगे कि सच और नाउन, इसके बीच में हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सच ए ब्यूटी, सच ए ब्यूटी, सच, और इसके बाद जैसे मैंने बताया नाउन के आगे हम एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सच ए ग्रेट ब्यूटी, सच ए पॉलिसी, सच ए लॉन्ग ट्रिप, सच ए टीचर या सच ए ग्रेट टीचर, यहाँ पे ग्रेट एडजेक्टिव आ गया। यहाँ पे ट्रिप नाउन है तो लॉन्ग ट्रिप ये भी एडजेक्टिव आ गया। आठवां नियम है द फॉलोइंग वर्ड हैज एन इंडेफिनिट आर्टिकल। अगर इंडेफिनिट आर्टिकल तो एडजेक्टिव और उसके बाद एन और नाउन। तो आर्टिकल का इस्तेमाल जब सच का इस्तेमाल होता है तो सच के ठीक बाद आता है, लेकिन जब सो का इस्तेमाल होता है तो एडजेक्टिव के बाद और नाउन, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका पोजीशन भी ध्यान में रखना जरूरी है कि आर्टिकल कहां पर इस्तेमाल हो रहा है। हम देखते हैं सो बोरिंग ए बुक, इसको हम सो ए बोरिंग बुक नहीं कहेंगे, इसका में ए का इस्तेमाल नाउन और उसके एडजेक्टिव के बीच में हुआ है। कब? जब उस फ्रेज के आगे सो हो, तो ये ध्यान देने वाली बात है। फ्यू एंड लिटिल, फ्यू या लिटिल ये दोनों ही किसी चीज की मात्रा को दर्शाने वाले शब्द हैं, लेकिन जब हम फ्यू या लिटिल का इस्तेमाल करते हैं तो यह नकारात्मक भाव से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब हम किसी चीज की उपेक्षा कर रहे हैं, किसी को कम दर्शाना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि वो जितना होना चाहिए उससे कम है, तो हम ही हैव फ्यू मनी, ही हैज वेरी फ्यू एक्सपीरियंस, उसके पास जितना होना चाहिए उससे कम अनुभव है।
लेकिन यहीं पर देखिए आर्टिकल का कमाल कि ए फ्यू और ए लिटिल इन्हीं दो शब्दों को सकारात्मक बना देता है। यानी कि जब हम कहीं नील की उपेक्षा कर रहे हैं, कहीं बिल्कुल शून्य की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी थोड़ा सा मिल जाए तो हमें अच्छा लगा, तो उसके लिए हम अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे या अ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, ही इज यंग, ही इज यंग एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। हम यहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए एक नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में है। वह छोटा है, ही इज यंग, वह उम्र में छोटा है, एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, और उसके पास जीवन का बहुत कम अनुभव है। तो यहाँ पर हम उसके अनुभव को कम दर्शाना चाहते हैं। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम ऐसे कहें कि ही इज यंग एंड हैज ए लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, हम यह बताना चाह रहे हैं कि वह छोटा होते हुए भी उसके पास भी जीवन का थोड़ा बहुत अनुभव है। हैज अ लिटिल, अगर हम यहाँ पे ए का इस्तेमाल कर दें तो इससे ही वाक्य का पूरा अर्थ बदल जाएगा। वाक्य को समझने का जो हमारा वक्ता या लिखने वाला जो बताना चाह रहा है, हम वो समझ सकते हैं कि वह क्या कहना चाह रहा है, उसके मन में भाव क्या है। तो आर्टिकल का यही उपयोग है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ही इज यंग एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, वह छोटा है और उसके पास जीवन का बहुत कम अनुभव है। तो हम यहाँ पे नकारात्मक है, हम यह कहना चाह रहे हैं कि उसके पास जीवन का अनुभव नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने ए लगा दिया तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि हम यह बताना चाह रहे हैं कि उसके पास थोड़ा बहुत अनुभव है। ही इज यंग, वह बच्चा है, एंड हैज ए लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, और उसके बाद जीवन का थोड़ा अनुभव है। इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस यानी कि संख्यात्मक। तो जैसा कि मैंने बताया ए और एन का अर्थ होता है एक। तो जब भी हम एक का अर्थ बताते हैं, सेंस ऑफ वन, जब हम एक के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। नॉट ए वर्ड वॉज सेड, एक भी शब्द, यहां पर इसका क्या अर्थ है, एक भी शब्द नहीं कहा गया। 12 इंचेस मेक ए फुट, 12 इंचों में एक फुट बनता है। ए या एन वन थिंग, एक चीज या एक पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल सेंस में। सी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, वह एक हॉस्पिटल में काम करती है। आई हैव गॉट अ पपी, मैंने एक पपी लाया। तो अब कौन सा लाया, अब यहाँ पे मैंने पपी का स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो एल्सेशियन है, जर्मन शेफर्ड है या डाबरमैन है। तो यहाँ पर हम इस चीज को नहीं दर्शाना चाह रहे हैं, बस हमने अनस्पेसिफिक, क्योंकि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है तो डेफिनिट नहीं है। आई हैव गॉट ए पपी। ऐसे ही सी वर्क्स इन आ हॉस्पिटल, वो किस हॉस्पिटल में काम कर रही है, सीएमआई में है या मैक्स में है या एम्स में है, हमें इससे तात्पर्य नहीं है। हम यह बताना चाह रहे हैं कि वह एक हॉस्पिटल में काम करती है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल है, यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग किया गया है। वी यूज ए एंड एन व्हेन वी से व्हाट द थिंग और ए पर्सन इज, हम यह भी दर्शाने के लिए करते हैं कि जिस व्यक्ति अथवा पर्सन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह क्या है, उस वो चीज क्या है। जैसे राम इज ए डॉक्टर, राम क्या है, एक डॉक्टर है। कोका कोला इज ए बिवरेज, कोका कोला क्या है, एक पेय है। हम यहाँ पे कोका कोला क्या है ये बताना चाह रहे हैं, तो वह क्या है, एक पेय है। ए डॉग इज ए डोमेस्टिक एनिमल, कुत्ता क्या है, एक पालतू जानवर है। तो हम जब कौन क्या है इसको बताना चाहते हैं तो भी हम ए अथवा एन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम आते हैं डेफिनिट आर्टिकल द के लिए। डेफिनिट आर्टिकल द क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल मैंने जैसे बताया कि डेफिनिट यानी कि निश्चित, जो किसी संज्ञा की निश्चितता को बताए, यानी कि वह कौन सी संज्ञा है वह वक्ता या लिखने वाले के दिमाग में पहले से है और वह वही चीज श्रोता अथवा पढ़ने वाले को समझाना चाह रहा है कि जिस वस्तु के बारे में या जिस व्यक्ति विशेष के बारे में वह कहना चाह रहा है वह विशिष्ट है, वह डेफिनिट है, वह समूह में नहीं है। इसका यह अर्थ है कि यह विच वन का आंसर देता है, कौन, इससे हमें वह कौन है इसका आंसर मिल जाता है। इट कैन बी यूज्ड विद बोथ सिंगुलर, इसका बोथ दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
एक नाउन को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है ए के द्वारा, इंडेफिनिट आर्टिकल के द्वारा, ए या एन के द्वारा। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, ए या एन, इनके द्वारा उस किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और एक बार इंट्रोड्यूस हो जाने पर उसको डेफिनिट आर्टिकल द के साथ उपयोग किया जाता है। अब द आर्टिकल का आमतौर पर ज्योग्राफिकल नेम्स जैसे कि डायरेक्शन निश्चित है। जब हम ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो निश्चित है ईस्ट, वह दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए सारे ही डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये यूनियन ऑफ कंट्रीज, देशों के जो यूनियन है प्लूरल के सेंस में, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंडों का ग्रुप जैसे फिलीपींस, फिलीपींस में बहुत सारे टापू मिलकर फिलीपींस बनाते हैं। ऐसे ही कैरिबियन, द कैनरीज, समुद्रों के नाम पे द मेडिटेरियन सी, द ब्लैक सी, नदियों के नाम, गल्फों के नाम, जो लेक हैं, झीलों के ग्रुप, इन सब के नामों पे, नदियों के, नहरों के, पोल, पोल दो होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। इसी प्रकार जो देशों के नाम, जैसे हमने कहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, वैसे ही द चेज रिपब्लिक, द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। पोलर रीजन्स, जब पोल्स हैं तो वहाँ पे जो भी है आर्कटिक, अंटार्कटिक, द, इनके आगे सब डेफिनेट है। ये सब निश्चय बिल्कुल हमें मालूम है, हम जब बात कर रहे हैं इनके बारे में तो हमें पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए उनके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। द रॉकी माउंटेन, द हिमालय। ओशियंस के लिए द पैसिफिक, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक, द आर्कटिक। जिस किसी देश के किसी जगह के लिए द अमेरिकन मिडवेस्ट, रेगिस्तानों के लिए द सहारा, द गोबी, द थार, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि हम आर्टिकलों का उपयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण हमें यह देखना पड़ेगा कि हम आर्टिकलों का उपयोग कब नहीं करते हैं। आर्टिकलों का उपयोग कब नहीं करते हैं, इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें एक ऑप्शन नो आर्टिकल का भी आता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या कहाँ पर आर्टिकल लग रहा है और कहाँ पर नहीं लग रहा है। हम आर्टिकल कहाँ कहाँ पर नहीं लगाते हैं, जब हम किसी आम चीज, जनरल, जो जनरल है उसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि मिल्क इज गुड फॉर यू, तो ये मिल्क जनरल है, द मिल्क हो नहीं सकता है, क्योंकि डेफिनेट हम अगर हम कहना चाह रहे हैं कि किसी बकरी का दूध या किसी ग्लास में जो दूध रखा हुआ है उसमें कुछ ऐसी दवाई मिली हुई है, वह स्पेसिफिक दूध के बारे में कहना चाह रहे हैं, तो वहां पर हम कहेंगे कि द मिल्क इज गुड फॉर यू। लेकिन जब हम जनरल स्पेसिफिक किसी के बारे में नहीं, जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो चूंकि यह अनकाउंटेबल है, ए एन तो आएगा नहीं, और ये डेफिनेट नहीं है तो द भी नहीं आएगा। टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जब हम स्पोर्ट्स या गेम के बारे में बात करेंगे, वह भी जहां पर स्पेसिफिक ना हो, तो लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल, यहाँ पे ए एन या द की कोई उपयोगिता नहीं है। देशों के नाम से पहले अभी हमने देखा था कि जहां पर ग्रुप है, देशों का ग्रुप है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो यहां पर हम निश्चय ही द का इस्तेमाल करते हैं, परंतु द इंडिया, द जापान ऐसा नहीं, उनके आगे हम कभी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही लैंग्वेज के बारे में, जब हम किसी लैंग्वेज का, द इंग्लिश, द हिंदी, ऐसा नहीं, इंग्लिश, हिंदी, इनके लिए कोई आर्टिकल नहीं, ए इंग्लिश, एन इंग्लिश, कुछ नहीं। बिफोर द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन व्हेन दे आर ऑल्सो प्लेस नेम्स, जैसे हरिद्वार जंक्शन, देहरादून रेलवे स्टेशन, द देहरादून रेलवे स्टेशन नहीं आएगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें इन 7 पॉइंट्सों को, क्योंकि आप ये मान के चलें कि हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन इसका भी होता है कि यहाँ पे कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल, तो वो ऑप्शन आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए इन 7 नियमों को ध्यान से आप रखेंगे कि बिफोर द नेम ऑफ मील्स, मील्स के नेम क्या है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो इनके आगे भी हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिफोर नाउन प्लस नंबर, अब नाउन के आगे जैसे नंबर आ जाएगा, जैसे रूम 6,
यहां पर लिखा है द लेबोरेटरी इज इन रूम 6, लेबोरेटरी इज इन द रूम 6 ऐसे नहीं। तो कहां पर नहीं होता है यह जानना बहुत जरूरी है। हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम ए एन या द, हम सबसे पहले तो ये समझ रहे हैं कि हम जो भी आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं वह हमेशा किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कर रहे हैं, किसी नाउन के लिए ही हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले यह विचार करेंगे, जब भी हम किसी नाउन को देख रहे हैं तो हम यह विचार करेंगे कि वह नाउन कैसा है, वह नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसे हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात का विचार करेंगे। अगर हम उसे गिन सकते हैं, अगर हमने देख लिया कि वह काउंटेबल नाउन है, गिना जा सकने वाला, आप इन टर्म्सों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वह यह समझाना चाह रहा हूं कि काउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं। आपके पास कोई भी नाउन आया है तो आप खुद मन में विचार कीजिए कि क्या अलमारी, एक अलमारी, दो अलमारी, चार अलमारी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, तो ये काउंटेबल है। अब आपके पास आया दाल, तो एक दाल, दो दाल होती है? नहीं होती, तो ये अनकाउंटेबल है, इन्हें नहीं गिन सकते हैं। तो सबसे पहला विचार ये करेंगे कि वह काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल। अब हम आगे, अब वो हमने मान लिया कि वो काउंटेबल है। अब अगर वो काउंटेबल है तो फिर दूसरा विचार करेंगे कि वह सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि वह एक वचन है या बहुवचन है। क्योंकि जो काउंटेबल है उसके लिए एक भी लग सकता है और दो, तीन, चार, पांच ज्यादा भी लग सकते हैं। तो अगर वह एक है तो सिंगुलर है, और अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। अब जब हमने ये विचार भी कर लिया तो सिंगुलर के बाद हम देखेंगे कि क्या वह नॉन स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक है, यानी कि वह विशिष्ट है या अविशिष्ट है। अगर वह अविशिष्ट है तो अब हम यहाँ पे ए या एन लगाने के लिए बारे में सोचेंगे कि हम यहाँ पे ए लगाएं या एन लगाएं। और ए और एन के लिए केवल एक नियम अगर आप समझ गए हैं कि जिन नाउनों की उच्चारण व्यंजन ध्वनि से होता है उनके आगे ए लगाएंगे, और जिनका उच्चारण स्वर ध्वनि से होता है उनमें एन लगाएंगे। तो आप ए एन भी अच्छी तरह से लगा सकते हैं। अब जैसे ही हमने देखा था कि अगर वह अनिर्दिष्ट है यानी कि विशिष्ट नहीं है, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक है, अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है, तो उसके आगे द लगा देंगे। वहीं पर जब हमारे पास आया कि प्लूरल है तो वहां पे भी हम दोबारा विचार करेंगे कि वह विशिष्ट है या अविशिष्ट है। अगर वह विशिष्ट है तो जायज सी बात है, उसमें द लगेगा। लेकिन अगर वह अविशिष्ट है तो चूंकि प्लूरल होने के कारण उसमें ए और एन नहीं लगेगा, और अविशिष्ट होने के कारण द भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम आर्टिकल का इस्तेमाल कब नहीं करेंगे। दूसरी, वहीं पर जब हम पहले हमने निर्णय किया कि वह काउंटेबल है, गिना जा सकने वाला है, अथवा नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल है, नहीं गिना जा सकने वाला है, तो वहां पर सिंगुलर और प्लूरल का तो सवाल ही नहीं उठता। जब जिस चीज को हम गिन ही नहीं सकते तो वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है। मिल्क, मिल्क सुना कभी? मिल्क्स होता ही नहीं है, क्योंकि हम मिल्क को जब गिन ही नहीं सकते, हम उसे एक वचन और बहुवचन में कैसे बांटें? तो उसको हम केवल इसमें बांट सकते हैं कि क्या वह स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। अगर स्पेसिफिक है तो वहां पे द जरूर लगाएंगे, लेकिन अगर वह नॉन स्पेसिफिक है तो यहाँ पर पुनः वहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा और आसानी से, जो बच्चे कंप्यूटर जानते हों तो उनको इस प्रकार के फ्लो चार्ट के बारे में वह जानते होंगे कि फ्लो चार्ट कैसा होता है। हम एक सिस्टमेटिक तरीके से एक कंक्लूजन पे, एक निर्णय पे पहुंचेंगे। कैसे? हमारे पास जो भी शब्द दिया है वो शब्द हमने इनपुट ले लिया, जो भी नाउन, कोई भी नाउन जिसके लिए हमें आर्टिकल का चयन करना है, हम उसको चयन कर लिया, उसको देख लिया हमने, उसको समझ लिया। अब उसको समझने से मेरा क्या अर्थ है? आप केवल अगर इस स्लाइड को, केवल इस फ्लो चार्ट को अगर आप समझ गए तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। आपको केवल यह समझना है कि जो शब्द जिसके लिए आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है वह शब्द कैसा है। अगर आप उस शब्द को जान गए, यानी कि उस शब्द को किन किन कसौटियों पे आपको तोलना है कि वह शब्द सबसे पहले तो नाउन है तो कैसा नाउन है, वह प्रॉपर नाउन है। अगर वह नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके बाद वह सिंगुलर है या प्लूरल है।
काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, वह स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। इन 3 कसौटियों पे आपको तोलना है। सबसे पहले क्या वह गिना जा सकने वाला है, काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या वह सिंगुलर है या प्लूरल है, वह एक है, एक वचन है या बहुवचन है। और उसके बाद आपको जो निर्धारित करना है वह कि वह विशिष्ट है या अविशिष्ट है। अगर आप 3 कसौटियों में उस शब्द को तोल चुके हैं तो अब आपके लिए आर्टिकल लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए आप कैसे लगाएंगे। वह शब्द जिसके लिए आपको आर्टिकल लगाना है उसके लिए हम सोचेंगे। सबसे पहले क्या सोचेंगे कि क्या वह प्रॉपर नाउन है, क्या वह प्रॉपर नाउन है। अगर वह प्रॉपर नाउन है, यानी कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं आपको यह जानना पड़ेगा कि प्रॉपर नाउन यानी कि किसी का स्पेसिफिक नाम, जैसे मेरा नाम हरीश है, किसी का नाम राम है, तो अगर क्या वो प्रॉपर नाउन है, आपने मन में विचार किया। अगर आपका आंसर आया यस, हाँ वो प्रॉपर नाउन है, तो यहां पर आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि माई नेम इज ए हरीश या एन हरीश या द हरीश। माई नेम इज हरीश, प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आपने यह तुलना करी कि वह नाउन कैसा है तो आपने पाया कि प्रॉपर नाउन तो नहीं है। अच्छा, प्रॉपर नाउन नहीं है तो अब आगे बढ़े कि क्या यह स्पेसिफिक है, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्या वह विशिष्ट है। कि जैसे हमने बात करी किसी गंगा के बारे में, तो हमने देखा कि प्रॉपर नाउन है, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम वाक्य, देखिए ये चीजें इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको समझ के तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि यह वाक्य जिस पैराग्राफ में या जिस जहां पर वाक्य लिखा गया है उसके आगे और पीछे क्या लिखा गया है वह निर्धारित करेगा कि वह कैसा नाउन है। क्योंकि गंगा का इस्तेमाल, जैसे रिवर है, तो रिवर का इस्तेमाल हम कॉमन नाउन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी नदियां होती हैं। लेकिन कभी कभी हम उसका प्रॉपर नाउन के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि वही नदी, बहुत सारी चीजें हैं, पानी के बहुत सारे स्रोत हैं, उनमें से एक प्रॉपर रिवर। तो गंगा जो है वह एक नदी का नाम है, तो वह प्रॉपर नाउन भी हो सकती है। लेकिन चूंकि वह बहुत सारी नदियों के नाम में एक नाम है, तो वह कॉमन नाउन भी हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि यदि वह प्रॉपर नाउन नहीं है तो क्या वह स्पेसिफिक है। हम ये देखते हैं कि जब हमने शब्द का निर्धारण कर लिया है कि वह नाउन किसके आगे हमें आर्टिकल लगाना है, तो हम यह देखेंगे कि वह नाउन प्रॉपर नाउन है या नहीं है। प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति वस्तु विशेष के नाम को, प्रॉपर नाम को, जैसे एक मेरा नाम है हरीश, तो हरीश एक प्रॉपर नाउन है। हरीश के आगे जब मेरे को समझ में आ गया कि जिसके लिए मैं आर्टिकल ढूंढ रहा हूं वह एक प्रॉपर नाउन है, तो इसका आंसर जैसे ही यस आया तो मैं इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब इसका आंसर नो आया, यानी मेरे पास जो नाउन जिसके लिए मैं एक आर्टिकल का चयन करना चाहता हूं वह प्रॉपर नाउन नहीं है, तो अब मैं आगे देखूंगा कि क्या वह स्पेसिफिक है, क्या वह विशिष्ट है या अविशिष्ट है। जैसे मैंने देखा डॉक्टर, यहाँ पे एक शब्द था, जिस शब्द के लिए मैं चयन कर रहा था वह शब्द डॉक्टर था। अब यहाँ पे केवल शब्द को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि आपको एक पूरा वाक्य दिया गया है, उसके बीच में आपको आर्टिकल लगाना है। तो वाक्य के पहले क्या लिखा है और वाक्य के बाद में क्या लिखा है, वह क्या लिखा है वो आपको इसलिए सहायता करेगा, यह सोचने के लिए, यह समझने के लिए कि वह स्पेसिफिक है या नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखें कि वाक्य में जो लिखा हुआ है उसी से आप यह निर्णय ले पाएंगे। जैसे अभी हमने पिछले एक उदाहरण में देखा था कि लास्ट नाइट आई वॉच्ड ए मूवी, पिछली रात मैंने एक मूवी देखी। द मूवी वॉज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट। अब पहले तो जब पहले आया तो उस समय वो विशिष्ट नहीं था, तो इसीलिए ए आया। लेकिन जब हम उसने दोबारा उपयोग किया तो उस समय वो विशिष्ट हो गया है। तो मूवी के लिए ही वही मूवी एक समय विशिष्ट हो जाती है और एक समय अविशिष्ट हो जाती है, एक समय इंडेफिनिट हो रहती है और दूसरे ही समय वह डेफिनिट हो जाती है। तो इसीलिए वाक्य में कब कहां कैसे प्रयोग हो रहा है इसके आधार पर ही आप इस बात का निर्धारण करें कि वह स्पेसिफिक है या नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक पाते हैं तो उसके आगे द लगा देंगे, अगर आप नहीं पाते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो हम फिर देखेंगे
कि क्या वह अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। अगर वह काउंटेबल है तो हम और आगे बढ़ जाएंगे, और अगर हमने पाया कि वह अनकाउंटेबल है, वह उसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो अनकाउंटेबल के लिए हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब हमने देखा कि वह अनकाउंटेबल तो नहीं है, यानी कि काउंटेबल है, गिन सकते हैं, तो फिर हम उसके बारे में सोचेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अब हमने देखा कि क्या यह प्लूरल नाउन है, हमने कहा हाँ प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो फिर हम देखेंगे कि अब हमारे पास एक सिंगुलर नाउन बचा है, एक ऐसा नाउन बचा है जो ना तो प्लूरल है, ना अनकाउंटेबल है, ना स्पेसिफिक है, और ना ही प्रॉपर है। तो एक ऐसा नाउन जब बचेगा तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि यह स्पेसिफिक नहीं है तो अनस्पेसिफिक है, यानी कि इंडेफिनिट है, अनकाउंटेबल नहीं है तो काउंटेबल है, यानी कि गिना जा सकता है, और प्लूरल भी नहीं है तो सिंगुलर है, यानी कि हर सिंगुलर गिना जा सकने वाला, एक वचन गिना जा सकने वाला अनिर्दिष्ट संज्ञा जो कि प्रॉपर नहीं है, वह इंडेफिनिट आर्टिकल लेती है ए और एन। अब ए और एन की तुलना के लिए वही पहला नियम कि जिनका जो शुरुआत है वह स्वर से है, वो आप केवल शब्द की स्पेलिंग को ध्यान नहीं देंगे, मैंने कहा आप उसके उच्चारण को ध्यान देंगे। तो अगर वह स्वर से है तो आपने तुलना किया हाँ यह स्वर से है तो एन लगा देंगे, और नहीं तो ए लगा देंगे। देखिए कितना सिंपल, एक फ्लो चार्ट से आप समझ जाएंगे कि आर्टिकल आपको कब लगाना है। बाकी जो शब्द हैं, जो अपवाद हैं, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि यह एच शुरू तो किससे है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, वावल तो केवल 5 ही है, ए ई आई ओ यू, लेकिन इसके बावजूद इसका जो उच्चारण है वो ऐसे होता है हेयर नहीं, एयर, अ ए से उच्चारण हो रहा है, इसीलिए इसमें भी एन लगेगा। एयरस, ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनररी, ऑनरियम, आवर, एच आई वी, ए, एच, एच आई वी, एच एम टी, एल, ए, एल, देखिए आप उच्चारण ऐसे हो रहा है तो एल पी जी, एम ए, एम एल ए, एम एम आर, एम एम एस, एन सी सी, एक्स, एक्स, ए, एक्समस, एक्सरे। तो आप जब उच्चारण में ध्यान देंगे इन सब का तो आप पाएंगे कि इन सब के आगे कॉन्सोनेंट होते हुए भी इनका उच्चारण वॉवल से हो रहा है, यानी कि इन सब के आगे एक व्यंजन, इंग्लिश का व्यंजन अल्फाबेट है, लेकिन जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो स्वर से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए इन सब के आगे क्या आएगा, एन आएगा। उसी प्रकार से ये सारे शब्द, इनके आगे वावल है, 5 वावल है, ए ई आई ओ यू, लेकिन उसके बावजूद इनका जो उच्चारण होगा वह व्यंजन ध्वनि से होगा। जैसे यूज, यू, यो, किससे हो रहा है, यो, और यो क्या है, व्यंजन है। तो यूज, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूजर, यूनिटी, यूनिवर्स, यूनिफॉर्म, यूजेज, यूटिलिटी, यूरिन, यूरेनियम, यूटेरस, यूएफओ, यूनिकॉर्न, यूरिया, यूरेथ्रा, यूजेबिलिटी, ये सारे ही यो से यो व्यंजन ध्वनि है। इसी प्रकार यूनुक, यूनुक जो नपुंसक होते हैं उन्हें कहते हैं यूनुक। तो यूनी, यूकेलिप्टिस, आपने पेड़ देखे होंगे यूकेलिप्टिस के पेड़, यूनिवर्सलिज्म, यूरिनल, यूनिवर्सल, यूरो, यूटेंसिल, ये सारे ही शब्द एक कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से शुरू होते हुए भी, सॉरी, एक वावेल अल्फाबेट से शुरू होते हुए भी कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू होते हैं, इसीलिए इनके आगे ए लगाते हैं। यह सब जानने के उपरांत अब हम पूर्व वर्षों में आए हुए कुछ क्वेश्चनों की तरफ नजर डालेंगे और इनके द्वारा आर्टिकलों के सही उपयोग को समझेंगे। यूकेपीएससी के जूनियर इंजीनियर एग्जाम के ही यह प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर हम इससे पहले पढ़े हुए फ्लो चार्ट के माध्यम से ही करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कहा था कि यह फ्लो चार्ट आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिलाने की क्षमता रखता है। आप इसके माध्यम से देखें, पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस इज डैश यूरोपियन कंट्री। अब यहाँ पे वह नाउन कौन सा है जिसके लिए हमें आर्टिकल चॉइस करना है, वह है यूरोपियन कंट्री। तो जो नाउन है हम उसके
ही बारे में चिंतन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि वह कैसा है, उसकी क्या प्रकृति है, वह स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, वह सिंगुलर है या प्लूरल है, वह प्रॉपर है या कॉमन है। तो हम फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्री यानी कि यूरोपीय देश कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, यानी कि यह कोई स्पेसिफिक कोई किसी का नाम नहीं है, जैसे मेरा नाम हरीश है या किसी का नाम राम है, तो ऐसा प्रॉपर नाउन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पेसिफिक है, क्या वह किसी एक विशिष्ट एक प्रॉपर देश को इंगित कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, वह इटली भी हो सकता है, फ्रांस भी हो सकता है, जर्मनी भी हो सकता है, तो यूरोपियन कंट्री कोई भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी नहीं है। क्या वह अनकाउंटेबल है या उसे गिना नहीं जा सकता, उसे गिना भी जा सकता है, 1 यूरोपियन देश, 5 यूरोपियन देश, 10 यूरोपियन देश, तो जिसे गिना जा सकता है वो काउंटेबल है, यानी कि वह अनकाउंटेबल भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या वह प्लूरल है, क्या वह बहुवचन है, यूरोपियन कंट्रीज हैं ना सिंगुलर है। आप क्वेश्चन पे देखें कि यूरोपियन कंट्री दिया हुआ है, यूरोपियन कंट्री, तो अब देखते हैं कि वह प्लूरल भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे फिर ए और एन की कगार पे आ गए हैं। अभी हमें यहाँ पे या तो ए लगाना है या एन लगाना है। तो उसके लिए हम केवल ये देखेंगे कि जो नाउन है उसका जो उच्चारण हो रहा है, उसका जो स्वर का उच्चारण हो रहा है वह स्वर से है या व्यंजन से है। तो इसके आगे तो ई है, ई इंग्लिश वर्णमाला की अगर हम बात करें तो ए ई आई ओ यू वावल कहलाते हैं। लेकिन ये वावल होते हुए बहुत सारे बच्चे क्या याद करके जाते हैं कि ए ई आई ओ यू के आगे एन लगाना है और बाकियों के आगे ए लगाना है, तो यहीं पर नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे इसको बोलकर कि इसका कैसे उच्चारण है। यूरोपियन किससे शुरू हो रहा है, यू, यूरोपियन, तो यू एक व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे ए लगता है, तो यहाँ पे आएगा कि फ्रांस इज ए यूरोपियन कंट्री। तो ठीक इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं कि आई वेंट टू टाउन टू बाई अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के बारे में विचार करेंगे इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से कि अम्ब्रेला क्या प्रॉपर नाउन है, तो किसी एक विशिष्ट एक नाम नहीं है ये। अम्ब्रेला छाता एक समूह होता है, बहुत सारे होते हैं। स्पेसिफिक नाउन है, क्या कोई विशेष छाते के बारे में बात करें, अब दुकान गया है, वो बाजार गया है छाता खरीदने, तो कोई भी छाता खरीद सकता है, तो विशेष स्पेसिफिक भी नहीं है। क्या यह अनकाउंटेबल है, क्या इसे गिना नहीं जा सकता, गिना भी जा सकता है, 1 छाता, 2 छाता, 10 छाता। तो अब यहां देखेंगे कि क्या यह प्लूरल है, क्या अम्ब्रेलाज हैं, बहुत सारे छाते हैं ना, सिंगुलर है। आप क्वेश्चन पे देखेंगे कि अम्ब्रेला लिखा है तो सिंगुलर है, यानी कि प्लूरल भी नहीं है। तो फिर वही ए और एन, तो ए और एन के लिए केवल विचारणीय जो चीज है वो है कि इसका उच्चारण। अब यहाँ पे ए ई आई ओ यू ये वावल है, यू वावल है, तो क्या केवल वावल देख के हम एन लगा दें, नहीं, हम उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे इसका उच्चारण कर कर। तो अम्ब्रेला, ये यूम्ब्रेला तो नहीं है, यह है अम्ब्रेला, ओ से उच्चारण हो रहा है, तो स्वर है, तो जाहिर सी बात है इसमें एन आएगा। तो आई वेंट टू टाउन टू बाई एन अम्ब्रेला। अगला देखते हैं, डू नॉट मेक नॉइज, शोर मत मचाओ। तो उसी फ्लो चार्ट के माध्यम से आते हैं कि प्रॉपर नाउन है, नॉइज किसी का नाम नहीं है। स्पेसिफिक है, क्या कौन सा नॉइज, कोई ढोल का या कोई सहनाई का या किसी चिल्लाने का या किसी के रोने का, ऐसा कोई शोर कुछ दिया है, कोई नहीं है, स्पेसिफिक कुछ नहीं है, नॉइज नहीं है। उसके बाद क्या यह अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉइज आमतौर पर एक ही नाउन वह काउंटेबल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अनकाउंटेबल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे डू नॉट मेक की जब बात कर रहे हैं तो क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, वो कोई एक बार चिल्लाएगा तो एक आवाज आई, दूसरी बार 2 आवाज, 4 आवाज, 5 आवाज ऐसी हो सकती है, तो इसको हम यहाँ पे काउंटेबल की श्रेणी में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या प्लूरल है, नॉइजेज है ना सिंगुलर है, तो फिर वही ए और एन की श्रेणी में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नॉइज एन, नौ से इसका उच्चारण हो रहा है, तो नौ व्यंजन है, तो डू नॉट मेक अ नॉइज। अगला क्वेश्चन है, ही केम अप विथ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक विशिष्ट समाधान, एक यूनिक, सबसे हटके एक अलग समाधान। तो जैसे एक बोर्ड मीटिंग हो रही है, किसी समस्या के बारे में चर्चा हो रही है, तो उसमें बहुत सारे बोर्ड के मेंबर बैठे हुए हैं, तो एक समस्या के बारे में जब चर्चा होती है तो हर किसी के पास समाधान होता है।
कुछ समाधान ऐसे होते हैं जो हर कंपनी इस्तेमाल कर लेती है, आम समाधान होते हैं, सबके लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ समाधान ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा यूनिक होते हैं, जो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन के बारे में हम देख रहे हैं, तो नाम तो नहीं है ये। आगे बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिक नहीं है यूनिक सॉल्यूशन। अगर बोर्ड मेंबर में 10 आदमी है तो हो सकता है कि 5 आदमी के पास यूनिक सॉल्यूशन हो, तो स्पेसिफिक भी नहीं है। अनकाउंटेबल, गिना जा सकता है, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 10 सॉल्यूशन। प्लूरल है, सॉल्यूशंस नहीं है, सिंगुलर है तो प्लूरल नहीं है। अब फिर वही एन, एन में जब हम आ जाते हैं तो इसका उच्चारण देखेंगे, केवल यूनिक, यू 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 एक व्यंजन स्वर है, तो व्यंजन के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा ही केम अप विद अ यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरिद्वार इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डैश गंगा। अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? गंगा के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम फ्लो चार्ट में चलते हैं। तो गंगा एक नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, जैसे व्यक्ति विशेष ऐसा कोई नाम नहीं है, कॉमन नाम है। स्पेसिफिक है, क्या हम किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं? तो यहां पर आप देखेंगे कि हम एक स्पेसिफिक, उस नदी जो हरिद्वार जिसके किनारे बसा हुआ है, हम उस नदी की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक है। तो इसके लिए यहां पर हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर सीधे सीधे, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, इस वजह से द का इस्तेमाल हो गया कि हरिद्वार इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। अगला देखते हैं। ये उससे पहले जो पेपर हुए थे 2013 के, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे। यह है ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून। अब हम यूनिवर्सिटी, यानी कि वो किसी बच्चा है इंटर पास करके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो यही फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। किसी एक विशेष यूनिवर्सिटी जैसे IIT खड़गपुर, तो ऐसा किसी विशेष यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, तो प्रॉपर नाउन नहीं है। स्पेसिफिक भी नहीं है, किसी एक जिसके किसी के बारे में, जैसे जो उसके घर के पास हो, या ऐसी कोई आगे चर्चा हुई नहीं है, अभी कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगी। अनकाउंटेबल भी नहीं है, क्योंकि गिनी जा सकती हैं 1 यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी, 10 यूनिवर्सिटी। प्लूरल यूनिवर्सिटीज भी नहीं है, क्योंकि एक ही बच्चा बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में तो एडमिशन नहीं ले सकता है। फिर बात वही ए और एन की आ गई है। तो ए और एन पे बारे में जब चर्चा करेंगे तो हम केवल जिससे यह उच्चारण हो रहा है, शुरुआत जो है उसके स्वर की तरफ ध्यान देंगे। तो ये यूनिवर्सिटी है, ये भी यौ से उच्चारण हो रही है, तो ये एक व्यंजन है यू, तो यू के लिए ए, ही होप्स टू ज्वाइन ए यूनिवर्सिटी सून। अगला, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर, हम उसी फ्लो चार्ट, हम सारे क्वेश्चन इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये फ्लो चार्ट अगर आपकी समझ में आ गया और आपको जो शब्द दिया है उसको आप अच्छी तरह से विश्लेषित कर पाए हैं, तो आपके सारे ही क्वेश्चन लग जाएंगे। शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है, तो शेक्सपियर क्या प्रॉपर नाउन है? अब शेक्सपियर है तो प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है, लेकिन क्या यहाँ पे उसी शेक्सपियर के लिए बात हो रही है? यहाँ पे तुलना की जा रही है कि जैसे हम कहते हैं कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब उस वाले स्विट्जरलैंड की बात नहीं हो रही है। हम स्विट्जरलैंड से हमारा मतलब है कि एक बहुत रमणीय जगह। शेक्सपियर से हमारा मतलब है कि एक महान कवि। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है अभी, कोई भी महान कवि। यहाँ पे जिस वाक्य के अर्थ में मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कभी भी एक आर्टिकल का यूज करने से पहले उस वाक्य में जो पहले दिया है और जो बाद में दिया है, जो वाक्य का अर्थ बन रहा है, उसके आधार पर निर्णय करेंगे कि वह स्पेसिफिक है या नहीं है, प्रॉपर है या नहीं है। तो जैसे एक नाउन मैंने बताया, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दोनों के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, तो वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, ये भी हम वाक्य के आधार पर ही निर्णय लेंगे। तो यहाँ पर शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर एक नाम है, एक इंग्लिश पोएट का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहां पर जब हम देख रहे हैं इस वाक्य में, कालिदास डैश इज द डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे शेक्सपियर का अर्थ उस शेक्सपियर जो इंग्लिश का पोएट था उससे ना होकर किसी भी महान कवि के लिए है, तो ये प्रॉपर नहीं है। स्पेसिफिक, शेक्सपियर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, हर कोई शेक्सपियर नहीं हो सकता, तो हर कोई शेक्सपियर जैसा नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहां पर द लग जाएगा और कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगला, सी इज ए बेटर टीचर देन क्लर्क। वह क्लर्क से अच्छी टीचर है, इसको हम देखेंगे। क्लर्क
प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर रमेश होता तो प्रॉपर नाउन होता, प्रॉपर नाउन नहीं है। स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक कोई क्लर्क, जैसे जो उस टेबल पे बैठा है उस क्लर्क की बात हो रही है, या जो बेंच पे बैठा है किसी, ऐसा कुछ नहीं है। क्लर्क कोई भी क्लर्क है, स्पेसिफिक भी नहीं है। अनकाउंटेबल है, गिने जा सकते हैं, एक क्लर्क दो क्लर्क तो काउंटेबल है। प्लूरल क्लर्क्स, प्लूरल भी नहीं है। तो फिर बात उच्चारण पे आ गई है, और ए और एन पे हम देखेंगे केवल कि क्लर्क सी कॉ से शुरू हो रहा है, तो कॉज से जब शुरू हो रहा है तो स्वर है, तो स्वर के लिए ए। सी इज बेटर देन ए क्लर्क, सी इज बेटर टीचर देन ए क्लर्क। अगला यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो इस डैश में, इस डैश के लिए जो हम लगाएंगे वो ऑनेस्ट के लिए देखेंगे, ऑनेस्ट मैन के लिए। और यहाँ पर जो लगाएंगे वो इसके लिए देखेंगे, नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। तो पहले हम ऑनेस्ट मैन के लिए देखते हैं। तो ऑनेस्ट मैन क्या है? प्रॉपर नाउन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, अनकाउंटेबल, जैसा नहीं है कि गिना जा सकता है भाई, ईमानदार आदमी, एक ईमानदार आदमी, 5 ईमानदार। प्लूरल ऑनेस्ट मैंस, मैन नहीं है। ऑनेस्ट MEN, देखिए मैन का प्लूरल क्या होता है? MEN। क्या होता है प्लूरल? MEN। यहाँ पे MAN है, तो आपको देखना पड़ेगा कि प्लूरल है या नहीं है। तो MAN है। तो आगे बढ़ जाते हैं, फिर वही A और N के वाली बात आ गई है। तो A और N लगाने के लिए हम अब यहाँ पे देखेंगे कि H से शुरू हो रहा है, और H क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन कॉन्सोनेंट देख के क्या हम A लगा दें? नहीं, हम इसका उच्चारण करेंगे। तो उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं ऑनेस्ट, इसका उच्चारण ओ, ऑनेस्ट से हो रहा है, तो यह एक स्वर है, तो इसीलिए एन। एन ऑनेस्ट मैन इज। अब हम अगले की चिंता करेंगे कि नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, भगवान की एक उत्तम कृति, भगवान के द्वारा बनाया गया एक उत्तम चीज। तो क्या यह प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन तो नहीं है, लेकिन क्या है? स्पेसिफिक है। तो भगवान जब बनाता है किसी को तो वह स्पेसिफिक उसे बना रहा है। एक ईमानदार आदमी के बारे में बात हो रही है, भगवान तो बहुत सारे बेईमान भी बना रहा है, चोर उचक्के सब बना रहा है। तो जब हम एक ईमानदार आदमी के बारे में बात हो रही है तो स्पेसिफिक किसी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर द का उपयोग करेंगे हम। स्पेसिफिक है, यस आंसर आया हमारे क्वेश्चन का, तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। अगला क्वेश्चन है, वी मस्ट रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज अब यूनियन मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर के बारे में देखेंगे कि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, नाम नहीं है किसी का, नितिन गडकरी होता तो प्रॉपर नाउन होता। स्पेसिफिक है, हाँ ये स्पेसिफिक है कि केवल यूनियन मिनिस्टरों के लिए कहा गया है, यहाँ पर कोई गुरुजनों के लिए, माता पिता के लिए ऐसा नहीं है। तो हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यूनियन मिनिस्टर स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे भी द आ जाएगा कि वी मस्ट रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज द यूनियन मिनिस्टर। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को जो भी आपके जानने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं UPSC के एग्ज़ाम की, उनके बीच इसे शेयर करें। धन्यवाद।